इस वीडियो में हम परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है इसका रीडिंग के साथ क्या करेंगे, अर्थ देखेंगे, समझ क्या और समझेंगे। इससे पहले हम इनके जो लेखक है, परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक है रामविलास शर्मा, इसका रीडिंग कर चुके थे, पढ़ चुके थे। इसके बाद चलो हम इस पाठ का करते हैं, परंपरा का मूल्यांकन का। परंपरा जानते हो ना, जो पहले से चली आ रही किसी चीज़ की अति हो, परंपरा हो। जैसे बहुत सारा रीति रिवाज है जो पहले से चलता आ रहा है अभी तक, इस सब को क्या कहते हैं, परंपरा। और इसमें है परंपरा का मूल्यांकन, यानी हम जो पीछे से कुछ भी हमारे पूर्वज जो करते आए हैं उसको हम करते हैं, उसका मूल्यांकन करेंगे, समीक्षा करेंगे, है ना। चलो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला लाइन है, जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं है, जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक है। इसका मतलब होता है जो लोग साहित्य युग में, यानी कविता, कहानी, लेख, एकांकी, नाटक, इसके लेखन में, है ना, इस चीज़ में क्या करना चाहते हैं, युग परिवर्तन करना चाहते हैं, यानी जो बहुत पहले से चलता आ रहा है उसको बदलना चाहते हैं। जो लकीर के फकीर नहीं है, यानी जब 1000 साल पहले किसी ने कुछ कह दिया उसी लाइन पर चल रहा है, भले उस समय के लिए वो उपयुक्त था, आज के समय के लिए नहीं हो, फिर भी उसी पर चल रहा है, उसी को कहते हैं जो लकीर के फकीर नहीं है। जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, जो रूढ़ियों को तोड़कर, जो पहले से चलती आ रही है उसको तोड़ करके, जो रूढ़ी का मतलब खराब चीज़ हो, ये नहीं कि निमन को चीज़ छोड़ दे, तो जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा कर दे, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान क्या है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। जो लोग जो है ना, समाज में बुनियादी परिवर्तन करके, यानी जो ज़रूरत है, बेस है, जो आधार है, उसका परिवर्तन करके, किसी चीज़ का, खराब चीज़ का आधार है उसका परिवर्तन करके वर्गहीन यानी ग्रुप में बटा हुआ इंसान नहीं हो, धर्म में बटा इंसान नहीं हो, समाज में बटा इंसान नहीं हो, जाति में बटा इंसान नहीं हो, है ना, वैसे शोषण मुक्त, जिसमें शोषण किसी का नहीं हो, वैसे शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वैसा समाज बनाना चाहता है। वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक और भौतिकवाद के नाम से पुकारते। जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। जो महत्व जो है ना, ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास की है, वही आलोचना के लिए जो है ना, साहित्य की परंपरा का है। साहित्य की परंपरा जो पहले से चलती आ रही है उसकी भी आलोचना इतनी जरूरी है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। साहित्य की परंपरा का यदि ज्ञान हो तो इसी से क्या विकास होता है, प्रगतिशील आलोचना का, यानी समाज के विकास की अति होता है, विकास होता है समाज का। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से क्या होता है, साहित्य की जो धारा है उसको मोड़ी जा सकती है अच्छे दिशा में, और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान है। प्रगतिशील आलोचना जो है किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का, यानी जिसका कोई रूप आकार नहीं हो, ऐसे सिद्धांतों का संकलन नहीं है। वह क्या है, साहित्य की परंपरा का मूर्त ज्ञान, साकार ज्ञान है, साक्षात ज्ञान है। और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन। साहित्य बार बार आता है। साहित्य जानता है ना, साहित्य कहते हैं हर भाषा की अलग अलग साहित्य होती है, लेकिन कहानी साहित्य कहा जाता है किसी भाषा में जो कहानी होता है, लेख होता है, निबंध होता है, एकांकी होता है, नाटक होता है, चाहे कुछ भी उस भाषा में लोगों के पढ़ने के लिए, मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए इत्यादि जो लिखा जाता है उसको कहते हैं साहित्य। वही कहते हैं साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम
उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। साहित्य की परंपरा का जो मूल्यांकन करते हुए, समीक्षा करते हुए, आलोचना करते हुए, उसका अवलोकन करते हुए, उसकी जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले हम किस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं? उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध, जो वर्ग शोषण करता है, जैसे उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उच्च जाति के जो लोग हैं, वो जातियों में बांटा हुआ समाज भारत की जो निम्न जाति में जिसको रख दिया गया उसका क्या करता है? शोषण करता है ना। अमीर वर्ग भी क्या करता है? गरीबों का शोषण करता है। तो जो शोषक वर्गों के विरुद्ध क्या है? श्रमिक जनता के, यानी जो काम करने वाले जनता है, श्रमिक मजदूर है, मेहनत करने वाले हैं, उसके हितों को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। ये तो इस साहित्य का मूल्य है ना। इसके साथ हम उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है ना। इसके साथ ही हम उसका मूल्य निर्धारित करने के साथ ही, जैसे साहित्य है, कितना ठाकुर को ऊंच अति बना दिया, ओहदा वाला बना दिया, उसी के बारे में बड़ाई कर दिया, है ना, जबकि वो शोषण भी करता है, तो ये क्या है? गलत है। तो इसके साथ ही हम क्या है? उस साहित्य पर ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार क्या है? शोषित जनता का श्रम है। जिसकी रचना यानी जिसको लिखने का, बनाने का, रचने का आधार क्या है? जनता का श्रम है। श्रम यानी मेहनत है। और यह देखने का प्रयत्न यानी कोशिश करते हैं कि वर्तमान काल में यानी अभी के समय में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है, यानी कहाँ तक ये लाभदायक है, काम का है, और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, उसे भी परख कर देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का। इसके अलावा जो साहित्य है ना, जो कविता है, कहानी है, सीधे संपत्तिशाली जिसके पास धन दौलत हो, जो ताकतवर हो, धन संपत्ति से, उस संपत्तिशाली वर्गों की देख रेख में रचा गया, यानी वो अपना मन से वैसन साहित्य रचवा ले, लिखवा ले है ना, और ओकरा जे हित में होते संपत्तिशाली के, ओकरे प्रतिबिंबित करे छे, तो उसको भी क्या करना चाहिए? परख कर देखना चाहिए, यानी जांच पड़ताल करके देखना चाहिए कि यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य यानी जो विकास करता हुआ वर्ग का साहित्य है या ह्रासमान वर्ग का यानी जो नष्ट होता हुआ है उसका है। यह स्मरण रखना चाहिए, यानी यह याद रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही। पुरनका जो समाज है, प्राचीन समाज, पहिलका जो समाज रहा, ओइमे वर्गों की रूपरेखा यानी केना वर्ग में बांटल, केना समाज बांटल है, कौन ओकर जो है ना बहुत स्पष्ट रूपरेखा कभी न रहले। जहाँ पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हो। जहाँ पूंजीवाद का यानी धन संपत्ति, पैसा रुपया वाला के जो है ना कोई मालिक है, ओकर विकास हो गए, वैसन आदमी के पूंजीवाद वाला जेकर पास पूंजी रहे छे, और वही संभावना होती है जहाँ पर पूंजीवाद के काफी विकास हो गए, कथी विकास हो गए, यानी कोई बहुत एगो वर्ग जो बहुत धनिक बन गए है ना, ओकर काफी विकास हो गए, तो वही संभावना रही है, वही संभव रही है कि संपत्तिशाली जे रही है और जे संपत्तिहीन जेकरा पास संपत्ति न रही है, वो दोनों वर्ग, एगो गरीब वर्ग एगो अमीर वर्ग समझ ले, एक दूसरे के सामने क्या होता है? पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हो, यानी पूरी तरह विरोधी बनकर खड़ा हो के संभावना है वहाँ। पुराने साहित्य में वर्ग हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। पुरानका जो साहित्य है उसमें वर्ग हित यानी कोनो खास वर्ग यानी समूह ग्रुप एकर हित साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना बहुत कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। सभ्यता के जो अनेक तत्व है उसकी तरह ही साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है
है ना। आग जलाकर खाना पकाना क्या बन गया है, मानव सभ्यता का सामान्य तत्व यानी नॉर्मल तत्व बन गया है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। कल कारखाना यानी फैक्ट्री में भाप और बिजली से यानी भाप से और बिजली से चलने वाली मशीन होता है ना, उसका उपयोग समाजवादी व्यवस्था में भी होता है और पूंजीवादी व्यवस्था में भी। सभ्यता का हर स्तर वर्ग युद्ध नहीं होता। सभ्यता का हर जो स्तर है वर्ग युद्ध ही नहीं होता, यानी एक दूसरे से युद्ध ही ना हो इस वर्ग में। और इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। इसी तरह जो है ना, साहित्य का हर स्तर हर लेवल जो है संपत्तिशाली जो वर्ग के ओकरे हित में खाली बंधा हुआ नहीं रहता। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया था। साहित्य की इस व्यापकता जो है उसको स्वीकार न करना ऐसा है जैसन जे समाजवादी व्यवस्था में कदी है बिजली का उपयोग न करना। समाजवादी व्यवस्था में कदी सबके एक समानता न रही, तो अगर बिजली के उपयोग न करना करा इसलिए कि वो सोचते कि एकर आविष्कार कौन करके पूंजीवादी समाज में होले, जो पूंजीपति रहले, जो अमीर वर्ग के लोग रहले ओकरा में होले, तो हम समाजवादी व्यवस्था में एकर उपयोग न करबे नॉर्मल जे समाज में। ऐसा तो ना हो सके वो अपना लेल बनल के, लेकिन काम तो सब क्या रहले पूंजीवादी होते हुए। चलो, समाजवादी व्यवस्था में समाज कहे कि हम बिजली का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी ने किया है, यानी पूंजीवादी यानी संपत्तिशाली वर्ग के रहले से सम, और एकर उपयोग यही अपना हित में कर रही अपना लाभ के। तो ऐसा हो सकता है कला कि अब बिजली सामान्य चीज़ बन गया है, हर के लिए जरूरी बन गया है, चाहे किसी ने इसका विकास किया है। ऐसा ही पूंजीवादी सोच सकता है कि कोई गरीब तबका समाजवादी है ना एक कोई चीज़ के बनाई तो हम प्रयोग न करम, तेना हो सके खराब हो जाएगा। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है। साहित्य जो है मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबद्ध है, यानी साहित्य जो है ना कविता कहानी लेख ये सब जो है आदमी के जो इंसान के जो मनुष्य के पूरा जीवन से कति बंधा हुआ है, संबद्ध है। ये संबंध नहीं है, संबद्ध का अर्थ अच्छी तरह बंधा हुआ है। आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। आर्थिक जीवन के अलावा यानी रुपया पैसा धन दौलत के अलावा मनुष्य जो है एक प्राणी के रूप में भी क्या करता है, अपना जीवन बिताता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती है जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। साहित्य में जो है ना उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं यानी शुरुआत में के जो भावना रहलै इंसान के शुरू के जो मानव के निर्माण होते रहलै उस समय की भावनाएं क्या होती है, प्रतिफलित होती है यानी झलकती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है ना। इस बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है। इस बात को बार बार कहने में कोई भी हानि नहीं है कि साहित्य क्या है, विचारधारा मात्र नहीं है, केवल एक विचार नहीं है। उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य में क्या होता है, मनुष्य का इंद्रिय बोध, इंद्रिय से जो बोध होता है आँख नाक है ना त्वचा इस सब से जो बोध होता है वो भी व्यंजित होती है, मन की जो भावना होती है ये सब। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी होता है। साहित्य का यह पक्ष क्या होता है, अपेक्षाकृत अस्थायी, यानी ये भावना सब कभी बदलता नहीं है। साहित्य में विकास प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जैसे समाज में। साहित्य में विकास की प्रक्रिया उसी तरह संपन्न नहीं होती है जिससे समाज में होती है। सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा पूंजीवादी सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले समाजवादी सभ्यता को। सामाजिक विकास के क्रम में क्या है, समांती सभ्यता की अपेक्षा जो है, समांती सभ्यता की अपेक्षा जो है पूंजीवादी सभ्यता को
क्या कहा जा सकता है, अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। और पूंजीवादी सभ्यता के मुकाबले जो है समाजवादी सभ्यता को भी अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है। समानता से अच्छा पूंजीवादी है और पूंजीवादी से अच्छा है समाजवादी। पुराने चरखे और करघे के मुकाबले मशीनों के व्यवहार से श्रम की उत्पादकता बहुत बढ़ गई है। पुराने जो चरखा था और जो करघा था जिससे कपड़ा तैयार किया जाता था, उसके मुकाबले जो है मशीन का व्यवहार, यानी मशीन के व्यवहार का मतलब खाली बोली व्यवहार वाला ही ना है, इस व्यवहार का मतलब है यहाँ प्रयोग। मशीनों के प्रयोग से क्या होता है, श्रम की उत्पादकता यानी मेहनत की उत्पादकता, यानी जो जितना मेहनत लगता है उसमें ज़्यादा चीज उत्पादन होता है, वो क्या हो गया, बहुत बढ़ गई है उसी श्रम में, उसी मेहनत में। पर यह आवश्यक नहीं है कि सामंती समाज के कवि की अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। पर यह आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि सामंती समाज के जो कवि है उसकी अपेक्षा पूंजीवादी समाज का कवि श्रेष्ठ हो। यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास कविता के विकास का विरोधी हो और कवि स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो। यह संभव है कि आधुनिक सभ्यता का जो विकास हो रहा है उस विकास में कविता जो है ना, कविता के विकास जो है, यह भी संभव है कि आधुनिक सभ्यता का विकास जो है कविता के विकास का क्या हो, विरोधी हो। आधुनिक जो सभ्यता है वो कविता के विकास का क्या हो सकता है, विरोधी हो सकता है। और कवि जो है ना स्वयं बिकाऊ माल बन रहा हो, यानी बिक जाने वाला है, केकरो से बिका के ढौआ पर, पैसा पर, रुपया पर गलत कविता लिख दे रहा हो, यानी उसके पक्ष में कविता लिख दे रहा हो। कविता जो होना चाहिए वैसा नहीं। व्यवहार में यही देखा जाता है कि 19वीं और 20वीं सदी के कवि, क्या भारत क्या यूरोप में, पुराने कवियों को पीटे जा रहे हैं और कहीं उनके आसपास पहुंच जाते हैं तो अपने को धन्य मानते हैं। व्यवहार यानी प्रयोग में यही देखा जाता है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के जो कवि है, कवि को बिकना नहीं चाहिए, लेखक को नहीं बिकना चाहिए, जो अच्छा हो, जो सच हो वही लिखना चाहिए, बजाय इसके कि 19वीं 20वीं की सदी जो भारत के हो चाहे यूरोप के चाहे कहीं के भी हो, पुराने कवियों को पीटे जा रहा है। यानी पुराने कवि को क्या कर रहा है, पीटे जा रहा है, मतलब उसको कवि के छवि को खराब किए जा रहा है। और कहीं उनके आसपास पहुंच भी जाता है तो अपने आप को क्या मानने लगता है, धन्य मानने लगता है। ये जो तमाम कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का मनन करते हैं, वे उनका अनुकरण नहीं करते, उनसे सीखते हैं और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। ये जो तमाम कवि है, पूरे कवि जो है अपने पूर्ववर्ती यानी पहले की कवियों की रचनाओं का क्या करते हैं, मनन करते हैं। मनन तो करता है लेकिन उसका अनुकरण नहीं करता है, उसका पालन नहीं करता, उनसे सीखता नहीं। उनसे सीखते हैं और उनसे सीख करके और स्वयं नई परंपराओं को जन्म देते हैं। जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। जो साहित्य है यानी जो कविता है या कहानी है या लेख है या गीत है या कुछ भी है, वो दूसरों की नकल करके लिखा जाता है, दूसरों को देखा देखी नकल करके लिखा जाता है, वह अधम कोटि का होता है, यानी नीच कोटि का, खराब कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। और इससे पता चलता है कि सांस्कृतिक समर्थता अब नहीं है ना। जो महान साहित्यकार है उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यहाँ तक कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने पर उनका कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रह जाता। जो महान साहित्यकार है, जो महान कवि है, लेखक है, कहानीकार इत्यादि जो है, गीतकार है, उनकी कला की आवृत्ति नहीं हो सकती, यानी उसकी कला को फिर से दोहराया नहीं जा सकता। और यहाँ तक कि यदि एक भाषा से दूसरे भाषा में भी अनुवाद करते हो, ट्रांसलेट करते हो, तो उसकी कलात्मक सौंदर्य जो है ज्यों का त्यों नहीं रहता है, बदल जाता है। औद्योगिक संपादन और कलात्मक सौंदर्य ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक सौंदर्य जो है ज्यों का त्यों नहीं बना रहता। औद्योगिक उत्पादन और कलात्मक उत्पादन में यह बहुत बड़ा अंतर है। अमेरिका ने एटम बम बनाया, अमेरिका ने क्या बनाया, एटम बम बनाया, रूस ने भी बनाया, पर
शेक्सपियर के नाटकों जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड में भी नहीं हुआ। अमेरिका ने एटम बम बनाया और क्या बनाया, रूस ने भी बनाया, पर शेक्सपियर के जो नाटक है उसकी जैसी चीज़ का उत्पादन दोबारा इंग्लैंड जहाँ पर हुआ था, शेक्सपियर जैसे कहानीकार, दुनिया के सबसे महान साहित्यकार, वहाँ पर भी दोबारा नहीं हुआ। औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है, एक के देखिए दूसरा वैसा चीज़ तैयार कर लेता है ना। दूसरा कोई मशीन बनाया, दूसरे देश वाला बना लेगा, लेकिन साहित्य की नकल नहीं की जा सकती और साहित्य जैसा चीज़ दोबारा नहीं बन सकता, है ना। जैसे एक गोरा मोटरसाइकिल बनल की तो ओकरा से देखला से दूसरो मोटरसाइकिल बना सकै छी, औद्योगिक क्षेत्र की अथी कहानी है। लेकिन साहित्य में दूसरे लेखक की नकल नहीं की जा सकती है ना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो है मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए, मनुष्य की चेतना जो आर्थिक संबंध से प्रभावित है उसको मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। आर्थिक संबंधों से प्रभावित होना एक बात है और उनके द्वारा चेतना का निर्धारण होना और बात है। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है। सब कुछ परिस्थितियों के द्वारा अनिवार्यत निर्धारित नहीं हो जाता। यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है। दोनों का संबंध द्वंद्वात्मक है। यही कारण है कि साहित्य सापेक्ष रूप से में स्वाधीन होता है ना। एक ही स्थिति का अलग अलग इंसान पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार से जो है परिस्थिति जो है मनुष्य का निर्माण नहीं करती है। सबके अपने अलग अलग, एक ही घटना का अलग अलग प्रभाव पड़ता है, जबकि साहित्य में ऐसा नहीं है। गुलामी अमेरिका में थी और गुलामी एथेंस में थी, किंतु एथेंस की सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। गुलाम क्या था, अमेरिका में भी थी, गुलामी क्या थी, अमेरिका में भी थी और गुलामी एथेंस में भी थी, लेकिन एथेंस की जो सभ्यता थी वो सारी यूरोप को प्रभावित किया और गुलामों के अमेरिकी मालिकों ने, और गुलाम के जो अमेरिकी मालिक थे वो मानव संस्कृति को कुछ भी नहीं दिया। सामंतवाद दुनिया भर में कायम रहा। सामंतवाद क्या रहा, दुनिया भर में कायम रहा, पर इस सामंती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र थे, भारत और ईरान। पूंजीवादी विकास यूरोप के तमाम देशों में हुआ, पर राफेल, लियोनार्दो दा विंची और माइकल एंजेलो इटली की देन है। यहाँ हम एक और यह देखते हैं कि विशेष सामाजिक परिस्थितियों में कला का विकास संभव होता है। दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि समान सामाजिक परिस्थितियां होने पर भी कला का समान विकास नहीं होता। यहाँ हम असाधारण प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय भूमिका भी देखते हैं। साहित्य के निर्माण में प्रगतिशील मनुष्यों की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं कि वे मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है। इसका अर्थ यह नहीं होगा ये मनुष्य जो करते हैं वह सब अच्छा ही होता है या उनके श्रेष्ठ कृतित्व में दोष नहीं होते। कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी एक दोष है। कला का यदि पूरी तरह निर्दोष, उसमें कोई खराबी नहीं हो, तो वो भी क्या एक दोष, एक प्रकार की खराबी है। ऐसी कला निर्जीव होती है। इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्यों की अद्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया, कुछ उल्लेखनीय करने की गुंजाइश बनी रहती है। आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा की जाती है। आजकल जो है व्यक्ति पूजा की क्या की जाती है, काफ़ी निंदा यानी हिनाई किया जाता है। किसी व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, किंतु जो लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। किंतु जो लोग व्यक्ति पूजा की सबसे ज़्यादा निंदा करता है, बुराई करता है, हिनाई करता है, वही सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं।
यदि कोई भी साहित्यकार आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिज्ञ यह दावा और भी नहीं कर सकते, इसलिए कि साहित्य के मूल्य राजनीतिक मूल्यों की अपेक्षा अधिक स्थायी है। अंग्रेज कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर एक बहुत बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। इसमें उन्होंने कहा है कि रोमन साम्राज्य का वैभव समाप्त हो गया, पर वर्जिल के काव्य सागर की ध्वनि तरंगे हमें आज भी सुनाई देती है और हृदय को आनंद विह्वल कर देती है। कह सकते हैं कि जब ब्रिटिश साम्राज्य का कोई नाम लेवा और पानी देवा न रह जाएगा, तब शेक्सपियर, मिल्टन और शेली जैसे विश्व संस्कृति के आकाश में वैसे ही जगमगाते नजर आएंगे जैसे पहले, और उनका प्रकाश पहले की अपेक्षा करोड़ों नई आंखें देखेगी। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की, इसका मतलब शासन खत्म हो जाता है, किसी का राज खत्म हो जाता है, लेकिन जो साहित्य है हमेशा क्या होता है, जगमगाता रहता है। किसी का, जैसे अंग्रेज का शासन खत्म हो गया, लेकिन अंग्रेज के समय से पहले या उसी के समय में शेक्सपियर जो कहानी लिखे, नाटक लिखे, वो आज भी जगमगाता है, आज भी लोग उनको पढ़ते हैं। ये एक मृत हो गया है इतिहास का चैप्टर, और ये आज भी जीवंत है। साहित्य के विकास में प्रतिभाशाली मनुष्यों की तरह जन समुदायों और जातियों की विशेष भूमिका होती है। इसे कौन नहीं जानता कि यूरोप के सांस्कृतिक विकास में जो भूमिका प्राचीन यूनानियों की है, वह अन्य किसी जाति की नहीं है। जन समुदाय जब एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में प्रवेश करते हैं, तब उनकी अस्मिता नष्ट नहीं हो जाती। प्राचीन यूनान अनेक गण समाजों में बटा हुआ था। आधुनिक यूनान एक राष्ट्र है। प्राचीन यूनान जो है क्या, अनेक गण समाजों यानी समूह वाला समाजों में बटा हुआ था, और आधुनिक जो यूनान है यह राष्ट्र है, देश है एक। यह आधुनिक यूनान अपनी प्राचीन संस्कृति से अपनी एकात्मकता स्वीकार करता है या नहीं। 19वीं सदी में शेली और वायरन ने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को ऐसी एकात्मकता पहचानवाने में बड़ा परिश्रम किया। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के दौरान इस देश ने इसी तरह अपनी एकात्मकता पहचानी। इतिहास का प्रवाह ही ऐसा है कि एक विच्छिन्न है और एक अविच्छिन्न भी। मानव समाज बदलता है, अपनी पुरानी अस्मिता कायम रखता है। जो तत्व मानव समुदाय को एक जाति के रूप में संगठित करते हैं, उनमें इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर निर्मित यह अस्मिता का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है। बंगाल विभाजन हुआ और है, किंतु जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोगों को अपनी साहित्यिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति सांस्कृतिक रूप से अविभाजित रहेगी। बंगाल का क्या हो गया, विभाजन हो गया, तो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन जब तक पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के जो लोग हैं उनको अपनी सांस्कृतिक परंपरा का ज्ञान रहेगा, तब तक बंगाली जाति क्या होगा, जाति अविभाजित रहेगी। उधर के बंगाली भी और इधर के बंगाली भी। देश तो बट गया, लेकिन संस्कृति क्या रहेगा, एक ही रहेगा। विभाजित बंगाल से विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए, और विभाजित जो बंगाल है उससे विभाजित पंजाब की तुलना कीजिए, तो ज्ञात हो जाएगा कि साहित्य की परंपरा का ज्ञान कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, और इस न्यून अधिक ज्ञान के सामाजिक परिणाम क्या होते। एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। एक भाषा बोलने वाली जो जाति होती है ना, उसकी तरह ही अनेक भाषा जो बोलने वाला राष्ट्र होता है, देश होता है, उसकी भी अस्मिता होती है। संसार में इस समय अनेक राष्ट्र बहुजातीय हैं, अनेक भाषा भाषी है। संसार में जो है ना, इस समय
बहुत सारे देश, राष्ट्र यानी देश ऐसा है जहाँ पर अनेक जाति के लोग रहते हैं और अनेक भाषा है, अलग अलग भाषा है। जिस समय राष्ट्र के सभी तत्वों पर मुसीबत आती है तब उन्हें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय राष्ट्र के जो है ना, देश के सभी तत्वों पर क्या आती है, मुसीबत आती है, तब उन्हें क्या होता है, अपनी राष्ट्रीय अस्मिता का ज्ञान क्या है, बहुत अच्छी तरह हो जाता है। जिस समय हिटलर ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया उस समय यह राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम का समर्थ प्रेरक शक्ति बनी। जिस समय हिटलर जो दिखाए थे उंगली ऐसे करके था नौवीं में, वो क्या सोवियत संघ पर यानी रूस पर क्या किया, आक्रमण किया यानी हमला किया। उस समय जो राष्ट्रीय चेतना थी, यह राष्ट्रीय चेतना देश के प्रति जो है ना अस्मिता, राष्ट्रीय अस्मिता जनता के स्वाधीनता संग्राम यानी जनता की स्वाधीनता यानी आज़ादी के लिए लड़ने का क्या बना, समर्थ प्रेरक शक्ति बना। सोवियत संघ के लोग हिटलर विरोधी संग्राम को उचित ही महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं। सोवियत संघ के जो लोग हिटलर के विरोधी संग्राम जो को है ना, उसको उचित ही क्या कहता है, महान राष्ट्रीय संग्राम कहते हैं अथवा देशभक्ति पूर्ण। इस युद्ध के दौरान खास तौर से रूसी जाति ने बार बार अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध के समय जो है ना, खास तौर से रूसी जाति ने यानी रूस के लोगों ने, रूसी जाति ने बार बार क्या किया, अपनी साहित्य परंपरा का स्मरण किया। सोवियत समाज जारशाही रूस के समाज से भिन्न है। सोवियत समाज जो है जारशाही रूस के समाज से भिन्न यानी अलग है। समाज व्यवस्था के विचार से इतिहास का प्रवाह विच्छिन्न है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। समाज व्यवस्था के विचार से क्या है, इतिहास प्रवाह विच्छिन्न है यानी अलग है, लेकिन जातीय अस्मिता की दृष्टि से यह प्रवाह अविच्छिन्न है। जारशाही रूस के तोल्स्टॉय सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार हैं और रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ और पुष्ट करने वाली एक महान साहित्यकार है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती वरन और पुष्ट होती है। समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर क्या होता है, जातीय अस्मिता खंडित नहीं होती यानी ख़त्म नहीं होती, बल्कि क्या होती है, और पुष्ट यानी मजबूत होती है। इसके साथ सोवियत संघ में बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म है और यह राष्ट्रीयता अब एक सामाजिक शक्ति है जैसी वह 1917 से पहले नहीं थी। इसके साथ ही क्या है, सोवियत संघ में अब बहुजातीय राष्ट्रीयता का पुनर्जन्म हुआ और यह राष्ट्रीयता क्या है, अब एक सामाजिक शक्ति यानी समाज की शक्ति है, सभी वर्गों को मिल करके एक शक्ति बनी है और यह 1917 से पहले नहीं थी। 1917 से पहले ऐसे नहीं थी, खंडित थी, इतना मजबूत नहीं था। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां पराधीन बनाकर रखी गई थी। जारशाही रूस में बहुत सी जातियां जो है क्या है, पराधीन बना करके रखी गई थी। उन सब पर रूसी जाति के सामंत और पूंजीपति शासन करते थे। जैसे और बहुत से साम्राज्य होते हैं वैसे ही यह भी एक साम्राज्य था। 1917 की क्रांति के बाद रूसी और गैर रूसी जातियों के आपसी संबंधों में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। अब मिल करके सब रहने लगा, किसी पर कोई शासन अधिकार दबदबा नहीं। बहुत सी जातियां सोवियत संघ में शामिल न हुई, अलग हो गई। कुछ विलंब से दूसरे महायुद्ध से कुछ ही पहले अन्य जातियां उनमें शामिल हुई। सोवियत संघ में आज जितनी जातियां शामिल है उनका वैसा मिला जुला राष्ट्रीय इतिहास नहीं है जैसा भारत की जातियों का है। राष्ट्र के गठन में इतिहास का अविच्छिन्न प्रवाह बहुत बड़ी निर्धारक शक्ति है। यूरोप के लोग यूरोपियन संस्कृति की बात करते हैं, पर यूरोप कभी राष्ट्र नहीं बना और अब तो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप, दो यूरोपों का अलग उल्लेख आम बात है। संसार का कोई भी देश बहुजातीय राष्ट्र की
हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। संसार का कोई भी देश जो है बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से, यानी इतना जाति के लोग रहे, इतना अलग अलग प्रकार के लोग रहे, वहाँ सब मिल के रहे, यही हैसियत से इतिहास को ध्यान में रखे तो भारत का मुकाबला कोई भी देश नहीं कर सकता। यहाँ राष्ट्रीयता एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई। यहाँ राष्ट्रीयता जो है ना, एक जाति द्वारा दूसरी जातियों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम करके स्थापित नहीं हुई, नहीं बनी। वह मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के कवियों का सर्वोच्च स्थान है। इस संस्कृति के निर्माण में इस देश के जो कवि है उसका क्या है, सर्वोच्च स्थान है। इस देश की संस्कृति से रामायण और महाभारत को अलग कर दे तो भारतीय साहित्य की आंतरिक एकता टूट जाएगी। किसी भी बहुजातीय राष्ट्र के सामाजिक विकास में कवियों की ऐसी निर्णायक भूमिका नहीं रही जैसी इस देश में व्यास और वाल्मीकि की है। इसलिए किसी भी देश के लिए साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन उतना ही महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस देश के लिए है। यदि समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर जारशाही रूस नवीन राष्ट्र के रूप में पुनर्गठित हो सकता है, तो भारत में समाजवादी व्यवस्था कायम होने पर यहाँ की राष्ट्रीय अस्मिता पहले से कितना पुष्ट होगी, इसकी कल्पना की जा सकती है। वास्तव में समाजवाद हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शक्ति का इतना अपव्यय होता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। देश के साधनों का सबसे अच्छा उपभोग समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। अनेक छोटे बड़े राष्ट्र जो भारत से ज़्यादा पिछड़े हुए थे, समाजवादी व्यवस्था कायम करने के बाद पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और उनकी प्रगति की रफ्तार किसी भी पूंजीवादी देश की अपेक्षा तेज है। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है और साहित्य का परंपरा का पूर्ण ज्ञान सामाजिक व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी साहित्य की परंपरा का जो है ना पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में ही संभव है। समाजवादी संस्कृति अब पुरानी संस्कृति से नाता नहीं तोड़ती, वह उसे आत्मसात करके आगे बढ़ती है। समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा, समाज के सभी वर्गों पर साहित्य बनेगा, है ना। इससे वो और भी ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। अभी हमारे देश की निरक्षर निर्धन जनता नए और पुराने साहित्य की महान उपलब्धियों के ज्ञान से वंचित है। जब वह साक्षर होगी, साहित्य पढ़ने का उसे अवकाश होगा, यानी छुट्टी होगी, सुविधा होगी, तब व्यास और वाल्मीकि के करोड़ों नए पाठक होंगे। वे अनुवाद में ही नहीं, उन्हें संस्कृत में भी पढ़ेंगे और तब इस देश में इतने बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा कि सुब्रह्मण्य भारती की कविताएं मूल भाषा में उत्तर भारत के लोग पढ़ेंगे और रविंद्रनाथ की रचनाएं मूल भाषा में तमिलनाडु के लोग पढ़ेंगे। यहाँ की विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य जातीय सीमाएं लांघ कर सारे देश की संपत्ति बनेगा। यहाँ की जो विभिन्न भाषा है उसमें लिखा हुआ जो साहित्य है जातीय सीमाएं तोड़कर, यानी अपनी जाति में ग्रुप में समेटल जाए, वही भाषा में रह जाए, वही करा लांघ के सारे देश की संपत्ति बनेगा। जिस भाषा के बोलने वाले अधिकतर निरक्षर है और अपने साहित्यकारों का बहुत से नाम सुनते हैं, वे तो उनकी रचनाएं पढ़ेंगे ही और तब अंग्रेजी भाषा प्रभुत्व जमाने की भाषा न होकर वास्तव में ज्ञान अर्जन की भाषा होगी। और हम केवल अंग्रेजी नहीं, यूरोप की अनेक भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करेंगे और एशिया की भाषाओं के साहित्य से हमारा परिचय गहरा होगा। तब मानव संस्कृति की विशाल धारा में भारतीय साहित्य की गौरवशाली परंपरा का नवीन योगदान होगा। इस प्रकार से परंपरा का मूल्यांकन जो पाठ है आपने रीडिंग के साथ समझा और इसको 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा और समझ में भी ज़्यादा आने की संभावना है। ये पाठ थोड़ा हार्ड है,
है ना। साहित्य क्या करता है, एक देश को, राष्ट्र को जोड़ता है ना। और समाजवाद का इतिहास तो पूरे समाज को जोड़ता है ना, पूरे समाज की कहानी बयां करता है। तो इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। बोलते बोलते गला दुख जाता है, इतना लंबा पाठ पढ़ने में, बोलने में। तो अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम अगला पाठ देखेंगे। अगला पाठ कौन है? पंडित बिरजू महाराज, जीत जीत मैं निरखत हूँ, है ना। चलिए इसको यहीं अंत करते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखो, सीखो और जानो, और परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करो।